4-5 दिन पहले माननीय महापौर जी ने एक पत्रकार वार्ता की थी। आप लोगों सब उस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम के ऊपर भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, जो उचित नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए कि हमने इतने का काम किया या ये पार्क पूरी तरह से बना नहीं है, इसको भी जो है लोकार्पण की स्थिति में ला दिए हैं। विकास के कार्यों में रोड़ा लगाना एमआईसी और उनका नित्य क्रिया बन चुका है। उसी संदर्भ में आज हमने आपसे सोचा कि चर्चा कर लें, क्योंकि सच्चाई से आप लोगों को भी अवगत कराना चाहिए। क्योंकि एक पक्ष की बात आ गई थी, दूसरे पक्ष की बात नहीं आई थी, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि एक बार आपसे रूबरू चर्चा कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आप के संज्ञान में ये बात ला दूँ, उन्होंने कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपए का काम कराया, 1 अरब रुपए का काम कराया है। मैं तो उनसे ये पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि 1 अरब रुपए आपके पास आया कहाँ से कि आपने काम करा लिया। साल भर की वित्तीय आय जो नगर निगम की होती है वो 40 से 45 करोड़ रुपए ही है, जो हमारी तनख्वाह और बिजली के बिल देने में ही ख़त्म हो जाती है। ये जो पैसा आता है ये मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार का पैसा होता है, जिससे हम यहाँ के डेवलपमेंट के कार्य करते हैं। तो पहला तो उनका जो ये आरोप है कि हम इतना का काम कराया हमारी माइसी ने और हमने, उनको जो कार्य कराने थे वो उनके संकल्प पत्र में थे, जिसको आज तक उन्होंने छुआ तक नहीं। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहले वो अपना संकल्प पत्र उठाए, उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उस वादे को निभाने का काम करें। अब हम लोगों ने अभी वो रोड़ा बन गए कायाकल्प योजना पे, जिसका हमें विशेष सम्मेलन बुलाना पड़ा आज। इसीलिए आपको इस माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वो फिर नदारत रहे, चर्चा के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनका एक अपना बहाना होगा कि नियम विरुद्ध है। अगर नियम विरुद्ध होता तो शायद ये विशेष सम्मेलन नहीं होता। कानून नियम के अंतर्गत ही ये हुआ है। उसमें उन्होंने कायाकल्प योजना को कहा कि हमारी लाई योजना है। कायाकल्प लाई योजना उनकी नहीं है। शासन ने एक पत्र लिखा था माननीय विधायक और माननीय सांसद के लिए कि आपके शहर के अंदर अगर कोई ऐसी रोड हो जिसको शासन स्तर पे जल्द बनवाने की आवश्यकता हो तो उसको आप प्रपोजल दे दें। माननीय विधायक माननीय सांसद ने वो प्रपोजल भेजा था, जिसको खुर्द-बुर्द करने की साजिश एमआईसी और माननीय महापौर द्वारा की जा रही थी। जब हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई तो हमने तत्काल इसका जो है विशेष सम्मेलन बुलाया और आज उसको जो है सर्वसम्मत से पास भी किया है कि उसको खुर्द-बुर्द ये न करने पाए। मैं कुछ विषयों पे आपका और ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जो आज का प्रमुख बिंदु है, नगर निगम की स्थिति। नगर पालिका रीवा की वार्षिक समस्त प्रकार की राजस्व आय 40 करोड़ रुपए होती है, जिसका एक वर्ष में वेतन 40 से 45 करोड़ के बीच में होता है। इसके साथ नगर निगम को वार्षिक बिजली बिल 12 करोड़, डीजल, पेट्रोल, वाहन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय जैसे लोन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, वाहन किराया, विद्युत सामग्री, कीटनाशक क्रय आदि में 40 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे निगम को आवश्यक कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है, जिससे राज्य शासन आय प्रदान की जाने वाली चूंगी क्षतिपूर्ति, जो चूंगी क्षतिपूर्ति कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग महीने का 17 लाख रुपए, साल का 2 करोड़ रुपए के आसपास आती थी। आज वो हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी के आर्थिक प्रयासों से 25 करोड़ रुपए के आसपास आ पाती है वार्षिक। मैं उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ। उसके पहले 2004 के पहले नगर निगम के यही कर्मचारी 18 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 वर्ष के लिए उनको तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेगुलर इनको तनख्वाह मिल रही है। ये उनके संज्ञान में बात आनी चाहिए माननीय महापौर जी के। अभी उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर, वो भी न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 158 करोड़ अमृत जल 2 योजना के अंतर्गत पैसा शासन ने दिया है। वो उसको अपनी योजना बता रहे हैं। किस आधार पे? मेरा ये उनके ऊपर आरोप है कि बिना
सच्चाई के वो ये बिल्कुल ना बोलें कि उन्होंने ये किया है। ये मध्य प्रदेश शासन की योजना थी अमृत 2, जिसको माननीय विधायक जी इस वर्तमान के डिप्टी सीएम साहब के आर्थिक भागीरथ प्रयासों से वो योजना जो है अब क्रियान्वयन के रूप में ज़मीन पे उतरने वाली है। उसका क्रेडिट लेने के लिए मीडिया के लोगों को भ्रमित करने के लिए कि योजना मेरी है, जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार वो आरोप लगाते हैं कि मैं लेके आया हूँ। अभी इसके पहले उन्होंने एक कंपनी थी और है भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, उसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। पता नहीं कैसे वो एकदम साहूकार हो गई, मीठी हो गई, उसको इन्होंने जो है ब्लैक लिस्ट से बाहर करने का प्रयास किया। हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने कि वो उनके लिए बड़ी प्रिय कंपनी हो गई। इसका जवाब हमें दे दें कि कल तक जो कंपनी चोर थी, डाकू थी, लुटेरी थी, आज वो एकदम मीठी हो गई है। इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। माने हमारे अध्यक्ष महोदय ने यही प्रश्न उठाया है उनके ऊपर कि आखिर ये जो कल तक चोर था साहूकार कैसे हो गया। इस प्रश्न का जवाब वो दे दें। जवाब नहीं है उनके पास। वो सिर्फ गोल गोल बातें घुमाकर लोगों को गुमराह करने के लिए जनता को मुंह दिखाने लायक वो नहीं बचे हैं। इसलिए बार बार वो पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों का दिमाग इधर उधर भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैंने ये कुछ फोल्डर बनाए हैं, आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपको सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। ये ब्लैक लिस्ट उसको कैसे, मतलब किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि उसको ये चाह रहे थे कि वो ब्लैक लिस्ट में हो, हट जाए उससे? ये उनकी एमआईसी और परिषद ही, उनकी एमआईसी और वो बता सकते हैं कि वो अचानक कितनी मीठी क्यों हो गई। हमने उसको ब्लैक लिस्टेड किया, अचानक ये उनको जो है उससे हटाने का प्रयास करने लगे। तो दूसरी कंपनी को जब दे दिया गया बचा काम, तब उसका तो चर्चा का सवाल ही नहीं है। अब क्या उन्होंने फिर से उसको बुलाया? उसको बुलाया है उन्होंने। कहीं पत्राचार वगैरह है इसका मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। करा दीजिए थोड़ा सा। वो कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड हुई तो वापस टेंडर हुआ तो उसका तो काम ही खत्म हो गया। दूसरी आ गई, दूसरी कंपनी आ गई ना जो काम कर रही, तो फिर उसका कैसे इसमें उनका जो आरोप था एक बार जब उसको सीएम ने डिसमिस कर दिया तो उसके बाद फिर मंत्री जी ने दबाव बना के उसको 6 महीने का और टाइम दिलवाया। उनका जो आरोप था, ठीक है, उसके बाद फिर उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उनका ये कहना था कि फिर हम लोगों ने उसको जब काम सही नहीं कर रहे थे ब्लैक लिस्टेड करके नई कंपनी को दिया, वो काम कर रहे। अभी मैं आपको उसका रिकॉर्ड उपलब्ध करा देता हूं कि इन्होंने पत्राचार के माध्यम से क्या क्या उसके लिए, वो जो ब्लैक लिस्टेड थी उसको वाइट करने के लिए क्या क्या इन्होंने, इस तरह के है ना, तथ्यात्मक आपको उपलब्ध में करा देता हूँ। ये नहीं, उनका बार बार ये कहना है कि रीवा शहर के अंदर मेयर ही सब कुछ होता है। हमारा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो मेयर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबकी एक अहम भूमिका होती है। ये ईगो नहीं करना चाहिए कि ये हम ही करेंगे। जो काम पार्षद नहीं कर पाता उसको मन ही करते हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, शहर के अंदर का जो भी होगा वो मैं हूँ। उनके अंदर एक अहम है मैं शब्द नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। हम हैं, 45 लोग और भी हैं। नहीं, ऐसा जनता ने उनको चुना है। आपका प्रश्न ही थोड़ा सा ऐसा है कि जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। जनता ने उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो रीवा शहर के लिए एक दुर्भाग्य भी है। उनका जो एक आरोप था उस पर जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि एमआईसी को बाईपास करके किया जाता है। शासन से कायाकल्प की स्वीकृति आती है, वहाँ से सीधे परिषद को दे दिया जाता है। एमआईसी को उसके बाद सूचना दी जाती है जब वो पास हो जाता है। इस पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एमआईसी को बाईपास करें अपन। एमआईसी संज्ञान में था, वो था माननीय महापौर जी को लेके था कि उनके जो पत्रकार वार्ताओं को लेके था। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर वो हमारी योजनाओं से, हमारे कार्यों से प्रभावित होंगे तो निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी की ओर आएंगे। अगर प्रभावित नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। आ जाए किस विषय को लेके? उनके दलीय रूप से शामिल होने पर। किसके? कांग्रेसियों के कि महापौर जी के लिए?
देखिए, अगर वो विकास के साथ है तो उनका निश्चित तौर पे आगमन हम रोड़े नहीं बनते। अगर वो विकास के साथ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए कभी नहीं खुलेंगे। मान लीजिए खुल गए तो अच्छे हैं क्या? नहीं, अगर वो विकास के साथ होंगे तो हमारे दरवाजे खुलेंगे। अगर विकास के साथ नहीं है तो हमारे लिए बंद रहेंगे। नीतीश कुमार जैसे ना होगी, हम यहाँ की बात कर सकते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसमें दोनों में अंतर होता है। अपना वहाँ गए जगह की स्थिति अलग होती है, भूभाग अलग होता है, वहाँ हवाई मंडल अलग होता है। अरे जरूरत नहीं, हमने क्या किया, विकास के साथ अगर होंगे, अगर वो जनता के कार्यों को करने में रोड़े बनेंगे तो हमने उनके कृत्य को देख लिया है, तो हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। ये करना बहुत फिजूल खर्ची होती थी, तो फिजूल खर्ची रुक गई है क्या अभी? सीधा सीधा उनका ये आरोप है। नहीं, ये हमारे उसमें फिजूल खर्ची तो नहीं है। जो भी लोकार्पण और भूमि पूजन में जो नगर निगम का पैसा बर्बाद होता था, टेंट से लेके पंडाल, ये वो सब चीजें उन्होंने बंद कर दी है। मेरा ये निवेदन है कि मैं उदाहरण साथ देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बनवाते हैं तो शायद गृह प्रवेश करते होंगे, सारे लोग करते होंगे, तो अगर उसमें पूजा पाठ है, उसकी सजावट करते हैं तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। इस तरह अगर कोई लोकार्पण या भूमि पूजन होता था तो भूमि पूजन में तो इतना तामझाम कभी नहीं हुआ। अगर कोई बड़ी योजना का प्रोजेक्ट होता करता, लोकार्पण का जब होता था तो कोई मंत्री या कोई विधायक या सांसद या कोई ऐसा व्यक्ति करने आता था जिसके लिए हमको ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती थी। अब अगर वहाँ टेंट लगा है, धूप में अगर आप किसी को रोकना चाहते हो तो टेंट लगाना पड़ेगा, पंडाल लगाना पड़ेगा। अगर आप ही लोग उस कार्यक्रम में आए हैं तो धूप में आप 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। तो ये एक व्यवस्था है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। नहीं तो वो बचत नहीं कंजूसी है। 100 रुपये वाला बिल विराजमान होता है।